जब भी हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो कुछ गिने चुने बड़े नाम और आंदोलन ही हमारे जहन में आते हैं, है ना? लेकिन असली कहानी शायद कुछ और ही है। एक ऐसी कहानी जो उन अनगिनत छोटे बड़े विद्रोहों में छिपी है जिन्हें इतिहास की किताबों में अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज हम आंकड़ों के जरिए उसी छिपी हुई सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ब्रिटिश शासन को बस चुपचाप मान लिया गया था, या फिर विरोध की आग हमेशा हमेशा से सुलग रही थी? जो आंकड़े हैं ना, वो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाते हैं। और ये आंकड़े सच कहूं तो हैरान कर देने वाले हैं। हम यहाँ एक दो या चार पांच विद्रोहों की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बात हो रही है 30 से भी ज्यादा बड़े विद्रोहों की। एक पूरी श्रृंखला। सोच के देखिए, सिर्फ ये संख्या ही बता देती है कि प्रतिरोध कितने बड़े पैमाने पर था। एक ऐसा पैमाना जिसके बारे में शायद हमने उतना सुना ही नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अलग-थलग घटनाएं नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। ये तो लगभग 200 साल तक लगातार चलने वाले प्रतिरोध की दास्तान है। तो चलिए भारत के इतिहास के इस अनकहे अध्याय को खोलते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं 18वीं सदी से। ये वो दौर था जब ब्रिटिश शासन अभी आकर बस जम ही रहा था और विरोध की पहली चिंगारियां भी उसी के साथ सुलग उठी थी। आमतौर पर लोगों को लगता है कि प्रतिरोध 1857 के बाद शुरू हुआ, पर यह बिल्कुल सही नहीं है। सच तो ये है कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर अपना नियंत्रण जमाया, उनकी नीतियों के खिलाफ वहां के स्थानीय लोगों ने, स्थानीय समुदायों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया था। और यही छोटे छोटे विद्रोह आगे चलकर होने वाले बड़े संघर्षों की एक तरह से नींव बन गए। जरा 18वीं सदी के अंत में हुए इन प्रमुख विद्रोहों पर नजर डालिए। सन्यासी विद्रोह से लेकर चेरो विद्रोह तक। बिहार और बंगाल शुरुआती हॉटस्पॉट थे जहां से ये विरोध शुरू हुआ। और इनको लीड करने वाले कौन थे? केना सरकार, तिलका मांझी जैसे स्थानीय नेता, जिन्होंने अपने लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ इकट्ठा किया। लेकिन 18वीं सदी की ये चिंगारियां बस चिंगारियां नहीं रहने वाली थी। ये जल्द ही एक बड़ी आग बनने वाली थी। और 19वीं सदी आते आते ये आग पूरे देश में फैल चुकी थी। 19वीं सदी में तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अब प्रतिरोध सिर्फ पूर्वी भारत तक सीमित नहीं था। नहीं, इसकी लहर अब दक्षिण में तमिलनाडु और केरल तक और पश्चिम में पश्चिमी घाट तक पहुंच चुकी थी। मतलब पूरा देश अब इस आग की चपेट में आ रहा था। देखिए, तमिलनाडु में पॉलीगरों का विद्रोह, केरल में वेलाटम्पी का संघर्ष, एक के बाद एक देश के अलग अलग कोनों से आवाजें उठ रही थीं। पश्चिमी घाट में भील और रामोसी समुदायों ने भी ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दे दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा भारत अब जाग रहा था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिस वक्त दक्षिण और पश्चिम में ये सब चल रहा था, ऐन उसी वक्त पूर्वोत्तर भारत में विरोध की एक अलग ही लहर चल पड़ी थी। यहाँ आदिवासी समुदायों ने अपनी जमीन, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। असोम में पागलपंती, अहोम और खासी विद्रोह, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने साफ कर दिया कि प्रतिरोध की भावना पूरे देश में हर जगह जिंदा थी। तीरथ सिंह और गोमधर कुंवर जैसे नेताओं ने ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान का हर तबका, हर समुदाय अपनी आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार है। तो इन सभी विद्रोहों में एक कॉमन धागा क्या था? एक कॉमन बात, वो ये कि इन सबकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई थीं। ये आम किसान थे, आदिवासी समुदाय थे, जिनकी रोजी रोटी, जिनकी संस्कृति ब्रिटिश नीतियों की वजह से खतरे में थी। भारी भरकम लगान, जमीनों पर कब्जा, इन्हीं सब चीजों ने इन लोगों को इस प्रतिरोध की रीढ़ की हड्डी बना दिया। संथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू को देखिए, या फिर मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा के उस विराट संघर्ष को याद कीजिए। ये सारे आंदोलन बस विद्रोह नहीं थे, ये अपनी स्थानीय परेशानियों और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने की लड़ाई का प्रतीक बन गए थे। और सोचिए, ये संघर्ष 19वीं सदी पर आकर रुका नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम 20वीं सदी में दाखिल होते हैं, हम देखते हैं कि ये स्थानीय विद्रोह, जो मुख्यधारा का स्वतंत्रता आंदोलन था ना, उसके साथ साथ समानांतर चलते रहे और उसे अंदर से मजबूती देते रहे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1870 के दक्कन दंगों से शुरू होकर 1946 के तेभागा और तेलंगाना आंदोलनों तक, ये पूरी टाइमलाइन एक ही चीज दिखाती है
कि कैसे इन स्थानीय विद्रोहों ने ब्रिटिश शासन पर दबाव कभी कम नहीं होने दिया। आज़ादी की वो आग इन्हीं की वजह से हमेशा जलती रही। तो इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद आखिर कहानी क्या निकलती है? कहानी निकलती है एक न टूटने वाली विरासत की। विरासत विरोध की, अवज्ञा की, जो 1-2 साल नहीं, पूरे 200 साल तक चली। इससे एक बात साफ होती है, आज़ादी की लड़ाई कोई एक अकेली कहानी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये तो सैकड़ों स्थानीय संघर्षों से बुना गया एक जाल था, एक ताना बाना था। और हर विद्रोह, हर नेता, हर समुदाय उस ताने बाने का एक बहुत जरूरी, एक अनमोल धागा था। तो इस पूरी अनसुनी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? मोटी मोटी बातें क्या हैं? सबसे पहली बात, प्रतिरोध फौरन शुरू हो गया था, कोई देरी नहीं हुई। दूसरी बात, ये पूरे देश में फैला हुआ था, केरल से असम तक। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, ये सिलसिला लगभग 200 साल तक चलता रहा, जिसमें किसान, आदिवासी, स्थानीय नेता सब शामिल थे। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, सोचिए। जब हम आज़ादी की कहानी को सिर्फ कुछ बड़े आंदोलनों के तौर पर नहीं, बल्कि इन सैकड़ों छोटे बड़े स्थानीय संघर्षों के कुल योग के रूप में देखते हैं, तो क्या इससे हमारे इतिहास की समझ बदल नहीं जाती? ये पूरी तस्वीर को कैसे बदल देता है, इस पर सोचना जरूरी है।